बिहार पुलिस के गिरफ्त में खड़ा ये शख्स का नाम शमीम है। शमीम के घर पर जब पुलिस जाती है रेड मारने के लिए तो उस घर के दरवाजे पर दो दो ताले लगे हुए थे। क्योंकि शमीम के घर पर रेड पड़नी थी तो पुलिस वाले उस ताले को तोड़ते हैं और ताले को तोड़ने के साथ जब वो कमरे में दाखिल होते हैं उस कमरे में ना ही कोई खिड़की थी ना ही कोई रोशनी था। जिस तरीके से पुलिस जब अपने कदम आगे बढ़ाती है तो उस कमरे से भयंकर बदबू आती है। इस तरीके की बदबू आती है कि हर जगह टॉयलेट और इंसानी मल पड़ा हुआ था उस कमरे के अंदर। उस कमरे को छोड़कर एक और कमरा उससे लगता हुआ था। जब पुलिस उसे खोलती है तो अंदर से एक लड़की निकलती है, एक बच्ची निकलती है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा छोटी है। वो पिछले 3 सालों से उस बंद पड़े घर के अंदर किडनैप होकर यूं ही तड़प रही थी। ना जाने कितने लोग उसके साथ आकर रेप और गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते और ये सारी चीजें शमीम को पता भी थी। लेकिन शमीम जिस तरीके से अपनी या जो देह व्यापार का जो काम करता था और स्मगलिंग का जो वो काम करता था उसे छोटी बच्ची को परेशान करने में भी उतना ही ज्यादा मजा आता। उसे इंजेक्शन देता, इंजेक्शन देने के बाद वो जो बेहोश हो जाती तो वो भी उस बच्ची का रेप करता, डंडे से मारता, कभी कभी उसका गला घोटने की कोशिश करता। 2-2 3-3 दिन हो जाते बिन पानी के उसे तड़पाते ही रहता। और ये जो हैवान है जिस तरीके से पुलिस गिरफ्त में अभी खड़ा है, इसने इस लड़की के लिए और इसकी मां के लिए पूरे परिवार को जो कत्लेआम मचाया, इसके भाइयों को मारकर इसने रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, इसके बाप को मारकर इसने खेत पर फेंक दिया, इसकी मां को भी मार दिया। वही मां जिससे ये बेइंतहा मोहब्बत करता था। एक मोहब्बत की कहानी ने किस तरीके से एक पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। जेल से निकली एक ऐसी लव स्टोरी जिसकी जो एंडिंग थी उस मां की बेटी को चुकानी पड़ी लगातार 3 साल किडनैप रहकर। एक ऐसा घर जहां पर ना ही बाथरूम था ना ही कोई टॉयलेट था, उसी घर में उस बच्ची को हर एक वो काम करना पड़ता था। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, बिल्कुल अंत तक बने रहेगा। ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी और इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं कि आप इसे जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बात है 2015 की, लेकिन इस कहानी को, इस वारदात को आज बताने का मकसद बस ये है कि बिहार पुलिस ने किस तरह से कड़ी मशक्कत करने के बाद कुछ ही महीनों पहले इस आरोपी यानी कि मोहम्मद शमीम को गिरफ्तार किया है। नाम आप जान चुके हैं, लेकिन जब इसकी फितरत जानेंगे, जब इसका काम जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी आदमी ने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया तबाह कर दी और उस परिवार की जो गृहिणी है उसका भी उस घर को तबाह करने में उतना ही रोल है। जिस तरह से शुरुआत में दीपक ने बताया कि शमीम के घर में यानी रेंटेड जो हाउस था, जैसे ही बिहार पुलिस दस्तक देती है उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर एक दुबली पतली सी बेजान सी लड़की, जिसे देखकर पुलिस वालों को लगता है कि कितनी बुरी उसकी हालत है। उसके कपड़े फटे थे, टॉयलेट पड़ी हुई थी, मल पड़ा हुआ था और बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वो बेचारी बच्ची को वहाँ से निकाल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन किस कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने बच्ची का रेस्क्यू किया, उसे निकाला, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने पहले ही बोला कि बच्ची की हालत बहुत ख़राब है, उसके शरीर पर जगह जगह जख्म है, ऐसा लग रहा है कि उसे तड़पाया गया है, उसे टॉर्चर किया गया, उसे डंडे से मारा गया और तो और इंटरनल ऑर्गन्स में भी उसके कहीं ना कहीं जख्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ ही साथ बच्ची की जो मेंटल स्टेट था यानी कि जो मानसिक स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी, वो डरी हुई थी, वो हर इंसान को, हर मर्द को देखकर डर रही थी। लेकिन किसी तरीके से जब डॉक्टर्स उसको समझाते हैं, वहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स आती हैं, उससे ठीक ठाक बात की जाती है, तब जाकर लड़की खुलती और अपनी एक कहानी बताती है। वो पुलिस को एक ऐसी कहानी बताती है जिसे जानने के बाद आप सब शौक में पड़ जाएंगे कि क्या एक माँ अपने ही बच्चों का जीवन तबाह कर सकती है। सुनिए, दरअसल लड़की बताती है, यहाँ पर मैं लड़की का बदला हुआ नाम लूँगी क्योंकि उसके साथ रेप हुआ है, रेप नहीं आप यूँ समझिए गैंग रेप हुआ है। नाम है सिमरन। वो बताती है कि वो बिहार से है, सीतामढ़ी जिले में उसका एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर जो उसके पिता हैं, नाम लेती हूँ उनका, राजीव कुमार सिंह, वो गांव में प्राइमरी टीचर हैं। उनका एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। उनके पिता अक्सर बोलते थे कि बड़ी बेटी को इंजीनियर बनाएंगे, छोटी बेटी यानी कि सिमरन जिसके साथ ये हुआ है उसको वो एक टीचर बनाएंगे। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है तो दरअसल वहाँ पर जो उनका परिवार था ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ दिन बाद अचानक से जो राजीव कुमार है उनकी मुलाकात एक पत्रकार से होती है, नाम है मोहम्मद शमीम। इसी तस्वीर को गौर से देखिए। जब इनसे मुलाकात होती है तो अक्सर इन लोगों के बीच में पॉलिटिक्स की बातें होती,
बिहार चुनाव और इन सब पे बातें होती। अब बातें इस कदर बढ़ गई कि शमीम का राजीव के घर में यानी सिमरन के पिता के घर में आना जाना शुरू हो गया। अब आना जाना इस कदर बढ़ा कि होता कुछ ऐसा कि अक्सर जब भी राजीव अपना काम खत्म करके घर पर आते, बच्चे स्कूल से आ जाते, तो करीब 3-4 बजे के आसपास रोज़ ये जो पत्रकार अपने आप को बताता था मोहम्मद शमीम, जो उनके घर पहुंचता, वहां पर ठहाके लगाता, बातचीत करता। पुलिस ने लड़की से डिटेल निकालने की कोशिश की कि तुम जानती हो ये आदमी कैसे तुम्हारे पिता का दोस्त बना, क्या कहाँ रहता है, क्या काम करता है। तो लड़की ने बताया मैं इतना नहीं जानती, मुझे बस इतना पता था कि पापा के दोस्त हैं, पत्रकार हैं और अक्सर ये चुनाव और इन्हीं सब की बातें करता था, तो हमें लगा शायद किसी अखबार में ये काम करते होंगे। अब आगे की कहानी क्या होती है कि जो शमीम है, लड़की ने जो पूरी कहानी बताई उसको मैं आपको बता रही हूँ। अब शमीम क्या करता है, धीरे धीरे शमीम जो है वो अब राजीव की पत्नी यानी कि सिमरन की माँ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। अब जहाँ पर ये जो मोहम्मद शमीम है पिता के आने के बाद घर पर आता था, अब वो पिता जब ड्यूटी पर चले जाते तब अक्सर 11-12 बजे के आसपास घर पर आ जाता और वहाँ पर उनकी पत्नी से बातचीत करता, उनको खिलखिलाता और कई बार उनसे बातचीत में ये तक कहता कि कब तक एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के साथ तुम अपनी लाइफ बिताओगी, वो तुम्हें ठीक से कहाँ रख पाता है, देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम अगर मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूं। इस पर लड़की ने बताया कि उनकी माँ इन सारी बातों को अवॉइड करती क्योंकि वो पिता के दोस्त थे। अब धीरे धीरे कहानी आगे जैसे बढ़ी वैसे ही शमीम जो है उसकी माँ से दोस्ती भी हो गई, यानी कि कई बार ऐसा होता कि जब बच्चे स्कूल से घर आते या जब पिता कभी आते तो वो देखते कि आंगन में जो शमीम है वो बैठा हुआ है, माँ भी वहीं पे बैठी है, दोनों हंस रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं। कई बार जो पिता है उन्होंने अपनी पत्नी को देखा कि वो शमीम के साथ घर के पीछे वाला जो गार्डन था वहाँ पर बैठी हुई हैं, खेत आप समझ लीजिए, वहाँ पर बैठी हुई हैं और वहाँ पर फ़ोन में कुछ लोग देख रहे हैं, वो कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ फुसफुसा रहे हैं। और इस पर जब भी पिता शक कर कुछ भी बोलते तो शमीम बोलता अरे भैया आप तो फालतू में शक करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी के साथ कोई भी बात नहीं है, हम तो ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ये जो बच्चे हैं जब इन्हें बाहर आगे पढ़ाना है, लिखाना है, अगर इनको अच्छा करियर चाहिए तो क्या कैसे किया जाए, किस तरह से पैसों का जुगाड़ किया जाए और कहाँ पर इनका एडमिशन कराया जाए। अब ये सारी चीज़ें बच्ची जब पुलिस को बता रही थी तो पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ रही थी, लेकिन जब बच्ची ने ये बोला कि शमीम ने मेरे पिता को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, तब पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। आगे सिमरन ने पूरी कहानी में ये बताया कि दरअसल एक रोज़ ये मामला ऐसा हुआ कि जो मेरी माँ है, जब भी शमीम उनसे कहता कि मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा, तुम्हारे पति बाहर चले जाते हैं, काम पे चले जाते, तुम अकेले रहते हो, मैं तुम्हारा अच्छा टाइम पास बनूंगा। और धीरे धीरे माँ भी उसके करीब आ जाती हैं। और एक रोज़ होता यह है कि जब पिता घर पहुँचते हैं और जैसे वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, उस कमरे के दरवाजे के अंदर बेड पर उन्हें दिखते हैं कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शमीम और उनकी पत्नी बेड पर मौजूद होते हैं। और फ़ौरन जैसे दरवाज़ा खुलता है पत्नी वहाँ से बाहर निकलकर भागती है, उसके बाल बिखरे हुए थे। इस पर फ़ौरन चिल्ला के जो पिता हैं, जो राजीव हैं, वो चिल्लाकर अपनी वाइफ को डांटते हैं, उस आदमी को डांटते हैं, शमीम से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। उस पर शमीम उन्हें बोलता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इस पर जो पिता है सिमरन के, वो साफ तौर पर कहते हैं कि मेरे ही कमरे के अंदर तुम दोनों लोग मौजूद हो और मुझे समझा रहे हो कि कुछ गलत नहीं हो रहा था। इसके बाद परिवार एक फैसला करता है और शमीम को इस परिवार में आना जाना बंद कर दिया जाता है, यानी कि सिमरन के पिता साफ तौर पे कह देते हैं कि मोहम्मद शमीम आज के बाद आप मेरे घर में एंट्री नहीं लेंगे, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरा घर टूट रहा है, बिखर रहा है और साथ ही साथ मेरी जो बच्चियां हैं, जो मेरे बेटा है, उस पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ तक लड़की ने एक कहानी बताई, लेकिन अब आगे वो बताती है कि दरअसल जिस तरह से कुछ दिन बीतते गए, लेकिन अचानक शमीम रोज़ तो हमारे घर नहीं आया, लेकिन करीब 10 दिन बीतने के बाद वो अचानक घर आता है और घबराए बोलता है कि राजीव भैया आपके एक रिलेटिव जो मेरे गांव के पास रहते हैं वो बीमार पड़ गए, जल्दी चलिए, वो आपको बुला रहे हैं। अब उस वक्त वो जिस तरह से घबरा कर आया था, पिता ने कुछ सोचा भी नहीं और पिता उनके साथ चले गए। आगे वो सुनसान खेत में ले जाकर मेरे पिता का गला दबाता है, क्योंकि उसने पहले से वहाँ 2-3 लोग मौजूद कर रखे थे, उनका गला दबाता है, उनको मार देता है। सुबह जब माँ ढूंढने जाती है तो पिता का कहीं मिलता नहीं और बाद में कुछ समय बाद 2-3 दिन बाद एक लाश मिलती है खेत में पड़ी हुई, और जब उसकी शिनाख्त की जाती है, सब कुछ होता है, तो पता लगता है मेरे पिता की लाश थी। अब पहला मर्डर मोहम्मद शमीम ने कर दिया था। इसके बाद होता यह है कि कुछ हफ्ते ही बीतते होंगे कि अचानक एक रोज़ जो उसका छोटा भाई था लड़की का, वो बाहर खेलने के लिए निकलता है और वो भी वापस घर नहीं लौटता। जब उसकी तलाश की जाती है तो उसकी भी खेत में लाश मिलती है, जिसका सिर जो था वो कुचला गया था और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब शमीम जो था वो इतना पागल हो गया था उस औरत के लिए, उसकी माँ के लिए, कि ना सिर्फ उसने पिता का कत्ल किया बल्कि भाई का भी कत्ल कर दिया।
अब शमीम ने प्लान बनाया और उसने सोचा क्यों ना मैं परिवार के करीब जाऊं, लड़कियां ही घर पर हैं, एक महिला है, तो क्यों ना मैं इनके करीब जाऊं और इनको एक सांत्वना देने की कोशिश करूं, इनको यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सिमरन ने पुलिस से कहा कि वो जान गई थी कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं शमीम है, उसने उसके परिवार का खत्म कर दिया और फिर वो मेरी माँ के पास आई क्योंकि मेरी माँ उससे पहले से मतलब एक तरह से प्यार कर रही थी, उनके साथ वो पकड़ी भी गई थी, तो वो उसकी बात मान भी गई। अब शमीम क्या करता है, वो बिहार से इन लोग को लेकर आता है दार्जिलिंग आने के बाद यहाँ पर एक किराए पर कमरा लेता है और यहाँ पर माँ और जो बेटी थी वो दोनों उनको रखता है और बोलता है कि आज से तुम दोनों यही रहो, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। और साथ ही साथ वो उस औरत से बोलता है, यानी जो सिमरन की माँ है, उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब सिमरन की माँ वहाँ पर इनकार करती है, वो कहती है कि नहीं, तुमने मेरा परिवार बर्बाद किया, तुमने मेरे पति को मारा, हो सकता है तुम हमारा अभी साथ दे रहे हो, लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब जब उस जिसके चक्कर में वो पड़ा था, जिससे वो प्यार कर रहा था, जिसके लिए उसने दो कत्ल कर दिए और साथ ही साथ एक नाजायज़ संबंध भी बनाया, अब उसे लगा कि ये औरत मान क्यों नहीं रही है। वो प्लानिंग के तहत एक रोज़ उस औरत को घुमाने ले जाता है, यानी कि सिमरन की माँ को जब घुमाने ले जाता है वहाँ पर उसे भी मारकर फेंक देता है रेलवे ट्रैक के पास। वापस घर आता है, बच्ची पूछती है मेरी मम्मी कहाँ है, बोलता है तुम्हारी मम्मी 2-3 दिन के लिए बाहर गई हैं, आ जाएंगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब सिमरन जो है डरने लग गई थी, उसे समझ में आ गया था कि आदमी सही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जब पुलिस इस पूरे मामले को, जब मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक पर जो लाश मिलती है, जब पुलिस को ढूंढती है, पता लगता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सिमरन जो अपनी माँ को ढूंढ रही थी उन्हीं की है और उसकी भी शिनाख्त कराई जाती है, तो एक ये चीज़ भी पता लगती है कि माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। लड़की को समझ आ गया था कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, ये शमीम ही है जो उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। ऐसे में लड़की ने सोचा कि वो इस जगह से भाग जाए, लेकिन अब मोहम्मद शमीम ने अपना गेम खेला, यूँ समझिए कि अपनी चाल चली। उसने जो 2 कमरे रेंट पर लिए थे उसमें से उसने एक ऐसे कमरे में लड़की को बंद कर दिया जहाँ ना खिड़की है, ना रोशनदान है, कोई भी ऐसा झरोका नहीं है जहाँ से वो भाग सके या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ पर वो उस लड़की को रखता, इंजेक्शन देता, कई बार खुद रेप करता और जब उसका मन भर गया तो उसे लगा क्यों ना मैं इस लड़की से पैसे कमाऊं और लगातार वो कई लोगों को घर पर लेकर आता और उनके साथ लड़की से का रेप करवाता। और तो और मैं कुछ नाम आपको ले रही हूँ इस पूरे केस में। शमीम अख्तर, राजू मियाँ, इसरार मियाँ, माजिद, अमित और चंदन, ये वो लोग हैं जिनका नाम लड़की ने लिया। उसने बताया कि मैं नशे में रहती थी, मुझे नशे का इंजेक्शन लगाकर ये लोग रखते थे, मुझे होश नहीं रहता था, लेकिन कभी कभार जब मेरी आंखें खुली होती थी मुझे पता रहता कि कौन सामने वाला, तो मैंने सुना कि ये लोग एक दूसरे को नाम लेकर बुला रहे हैं कुछ और उनमें से मैं आपको ये नाम बता रही हूँ। साथ ही साथ ये लोग मुझे मारते पीटते थे, मुझे इंजेक्शन लगा कर रखते थे, कई बार मुझे बांध तक देते थे और इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया है। अब पुलिस के पास नाम आ चुके थे, पूरी कहानी आ चुकी थी, लेकिन लड़की ने जो एक कहानी बताई उसका एक सच सामने आना और ज़रूरी था। वो सच था उसी की माँ का। अब माँ ने ऐसी कौन सी बात छिपाई जिसकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हुआ और आखिर एक एक करके पुलिस ने इस पूरे केस को कैसे सुलझाया और किस तरह से करीब करीब इस वारदात के 9 साल बाद जो मेन आरोपी है, जो मोहम्मद शमीम है, उसे पुलिस एक दूसरे देश से पकड़कर लाती है। देखिए, इस पूरे केस में जो बिहार पुलिस से एक के बाद एक जो गलतियां हुई उसको ध्यान से सुनिए। जब ये पूरा मामला बिहार में हो रहा था, जब पहली बार उस घर के मुखिया को मारा जाता है, यानी कि जो पिता को जो मारा जाता है, जब खेत में उसकी लाश पड़ी हुई थी, तब वहां पे अगर अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती तो शायद ये पूरा मामला सुलझ सकता था, क्योंकि गांव वाले भी बात कर रहे थे कि पत्रकार और घर की बीवी के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता है। ये जो पत्रकार है घर की बिजली बिल भी दे रहा था, ये जो पत्रकार है घर में राशन लाने का भी काम कर रहा था और कोई भी ये नहीं पूछ रहा था कि पैसे कहां से आ रहे हैं। सबको ये लग रहा था कि पत्रकार महोदय तो बहुत ज्यादा दानदार हैं, बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं, इन पर शक नहीं किया जा सकता। तो पुलिस ने जब पिता की जब हत्या हुई, पहली गलती उसे माना एक्सीडेंटल केस। अब कैसे माना, क्यों माना, भगवान जाने बिहार पुलिस क्या करना चाह रही थी। उसके बाद जब भाई की बॉडी को रेलवे ट्रैक पर मारकर फेंक दिया गया तो उस मामले को भी ठीक तरीके से जांच नहीं की गई। एक ही परिवार में जब मुखिया चले जाता है, जब बेटा मर जाता है, तो पुलिस की जो जांच होनी चाहिए, इर्द गिर्द घूमनी चाहिए कि असल में कातिल कौन है, क्या उस परिवार में कोई किसी को मारना चाह रहा है। क्योंकि ये जो परिवार है इनके पास अच्छी खासी जमीन है, पूरा खेती बाड़ी भी है और उसके एक एक कर उसके घर के जितने भी मेल पर्सन हैं वो गायब हो रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, लड़कियां और जो माँ थी उसे लेकर पूरा का पूरा परिवार
गायब हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई है। जब पुलिस इस पूरे मामले की चार्जशीट दाखिल करती है तब बहुत सारी एक ऐसी बातें पता लगती हैं जिसमें पता लगता है कि जो मां है रीना उर्फ खुशबू, मैं नाम लेके बता रहा हूं, दरअसल जो प्राइमरी स्कूल में जो घर के मुखिया हैं, जो कि टीचर बता रहे थे, इन पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस लगता है, यानी कि राजीव पर केस लगता है डोमेस्टिक वायलेंस का। बहुत पुरानी बात है। डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में ये जेल में जाते हैं, सीतामढ़ी की जेल में। वहां पर पहले से ही ये जो शमीम है मौजूद रहता है। रीना उर्फ खुशबू जो कि बीवी है, वो अपने पति से डोमेस्टिक वायलेंस के बाद भी जब भी उसे लगा कि ये तो मेरे पति हैं, कुछ भी कर मुझे इनके साथ ही जिंदगी गुजारनी है, जब जब वो जेल में जाती अपने पति से मिलने के लिए, तब तब वहां पर शमीम मौजूद रहता। और शमीम जो खुशबू की खूबसूरती को देखकर बावला हो चुका था। उसे लगा कि किसी भी तरीके से मैडम से दोस्ती करनी पड़ेगी, और जेल के अंदर जब भी मौका मिलता ये जो शमीम है खुशबू से बातचीत करना शुरू कर देता। कहां पर रहती है, क्या करती है, ये जो प्यार का जो सिलसिला था, बातों का जो सिलसिला था, यूं ही जेल से शुरू हो चुका था। अब डोमेस्टिक वायलेंस के केस में सीतामढ़ी जेल से जब जो पति है वो बाहर आता है और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है और प्राइमरी स्कूल में बतौर टीचर लग भी जाता है। और इधर जो शमीम है, जो आदतन अपराधी है, वो भी पहले से बताए गए जो खुशबू के एड्रेस पर जाकर देखता है कि पति क्या काम करता है, बीवी वहां पर किस तरीके से रहती है। तब इसने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि मुझे इस परिवार से दोस्ती करूं तो करूं कैसे। तो उसने अपने आप को जानबूझकर अपना हुलिया बदला, आई कार्ड लगा के आया था कि मैं एक पत्रकार हूं, मुझे लोकल रिपोर्टिंग करनी है, और इसलिए क्योंकि मैंने सुना है कि आप बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इसी सिलसिले में पहले तो घर के मुखिया से दोस्ती की शमीम ने, उसके बाद अगली रोज दोबारा आता है, फिर कहता है कि मुझे पता लगा है गांव से कि आपकी बिटिया तो टॉपर है, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जो इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसकी बिटिया भी टॉपर है, क्या मैं आपकी बेटी का इंटरव्यू ले सकता हूं। और इसी बहाने से वो उसके घर की दहलीज पर पहली बार कदम रखता है, और उसके बाद वो घर के इस तरीके से देखभाल करता है सिर्फ और सिर्फ खुशबू की चाहत में। और उसके बाद जब जो घर के मुखिया, उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसे लड़के पता नहीं संसार में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जब जब भरोसा जीतने के बाद जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने चले जाता, शमीम जो आदतन अपराधी है वो खुशबू को अपने मुंह में करने के चक्कर में, प्यार पाने के चक्कर में उसके साथ दिन भर हंसी मजाक, और उसे लग रहा था कि उसे आज़ादी मिल चुकी है, अब कोई रोक टोक नहीं सकता है। और इसीलिए उसने खुशबू को किसी तरीके से मनाया कि देखो तुम्हारा जो पति है पहले डोमेस्टिक वायलेंस करता था, तुमसे मारता पीटता था, वो प्राइमरी स्कूल में टीचर है, पैसे नहीं है, एक अच्छी जिंदगी ऐसी नहीं जी जा सकती। तुम्हें अपने पति को रास्ते से हटवाने के लिए जो मैं तुम्हारे पति को मारूंगा, बस तुम्हें किसी को कानो कान खबर नहीं करनी है। जब उसके पति को मारा जा रहा था, बीवी को हर एक चीज पता थी कि कब उसके पति को उठाया गया, कब उसके पति को खेत में मारा गया, कब उसके बच्चे को मारा गया। वो सिर्फ इसलिए चुप बैठी क्योंकि वो हवस की उसमें शर्मा चुकी थी, उसके सामने घुटने टेक चुकी थी। उसे लग रहा था कि शमीम जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन शमीम के दिमाग में कुछ और चीजें थी। शमीम का पहला मकसद था, क्योंकि जो घर की जो सिमरन है, जो बेटी है, इसे बड़ा कर कर या अगर मैं उसे देह व्यापार में धकेल दूंगा या तो मैं उससे शादी कर लूंगा। कहां तो अब उसकी मां से प्यार करने के लिए आया था, कहां उसकी नजर अब बेटी पर भी पड़ गई है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसकी वो बेटी को कहीं बेचेगा तो बहुत अच्छे दाम में उसे बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके घर की जो जायदाद थी बहुत बड़ी थी, और इस जायदाद को पाने के लिए उसे किसी भी तरीके से खुशबू से शादी करनी थी। अब क्योंकि उसने परिवार के एक एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया था, खुशबू को शादी करने के लिए मना मना कर थक गया था। उसने कहा ठीक है तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलो, क्योंकि यहां पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। खुशबू शादी के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन तैयार हो जाती है लिव इन में रहने के लिए एक दूसरी जगह पर जाने को। लेकिन जब खुशबू उसके साथ जा रही थी, उसे समझ में आ चुका था कि ये जो इंसान है, ये इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपने ही मन में वो सोच रही थी कि मैं किस तरीके से पश्चाताप करूं, और उस शादी के लिए बार बार मना कर रही थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि जो शमीम है वो उसकी बेटी का देह व्यापार करना चाहता है। और एक रोज
खुशबू भी कुछ इसी तरीके से अधजली उसकी लाश मिलती है, गायब हो जाती है। अब इसके बाद जो बेटी थी वो बार बार पूछती कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कब तक आएगी। जो शमीम डराता धमकाता कि अगर तुमने बाहर जाकर मुंह खोला तो जिस तरीके से तुम्हारे परिवार वाले गायब हुए हैं, एक एक कर कर तुम भी गायब हो जाओगी। और ये जो सिलसिला था डराने धमकाने का 1 महीने तक चलते रहा। जब उसे लगा कि 1 महीने के बाद मामला शांत हो चुका है, किसी को कोई चीजें पता नहीं चल रही हैं, तब शमीम इस लड़की को लेकर जाता है, एक ऐसे घर पर रखता है जहां पर ना रोशनदान है, ना कोई खिड़की है, ना ही कोई, गर्मी में सोचिए उमस के महीने में 3 साल उस घर पर अकेले वो बंद रहती है। ना जाने कितने शैतान आकर उसे नोचते थे, खरोचते थे, लेकिन वो उसकी जो चीखें थी, जो उसकी आवाज थी, वो कहीं पर भी बाहर नहीं जा रही थी। अभी जो सारा मामला होता है, इस पूरे मामले में बिहार पुलिस से शुरुआती तौर पर तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन 2015 का मामला था। पुलिस जिस तरीके से जब पहली बार पकड़ती है तो इन पर पूरा कोर्ट की कार्रवाई चलती है। जुलाई 2022 में फैसला आता है। 2017 या 18 में इनको जब पहली बार जो सिमरन है उसे बाहर निकाला जाता है, अपराधियों को पकड़ा जाता है। इसमें जब कोर्ट में सुनवाई होती तो राजू मियां और इसरार मियां, इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। अब तक फांसी की सजा, फांसी मिली नहीं है। 2022 में 2025 आ चुका, 3 साल हो चुके हैं, अब तक फांसी की सजा मिलने के बावजूद भी इन्हें फांसी की सजा नहीं मिली है। बाकी जो इसकी जो 3 अपराधी थे शमीम के अलावा, यानी चंदन, माजिद और अमित, इन्हें सबूतों के अभाव पर छोड़ दिया जाता है। और जो शमीम था, जो कि मुख्य आरोपी था, वो तो गायब ही था, वो तो मिल ही नहीं पा रहा था। कहां तो उसके साथियों को फांसी की सजा मिल गई। अब दांवपेच क्या होता है कि इसने लड़की को जब देखा कि लड़की पकड़ी गई है, उसे बचा लिया गया है, तो ये भागकर नेपाल चले जाता है। और क्योंकि बिहार पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था, तो जो नेपाल की पुलिस है उसे गिरफ्तार कर लेती है 2017 में ही। और 2017 में गिरफ्तार करने के बाद जब इसे पकड़ा जाता है, या कि एक तरीके से कहें जब ये वापस उसे नेपाल जेल से छोड़ा जाता है, तो उसे लगा कि मैं तो आजाद हूं। शमीम को लगा वो आजाद है, लेकिन बाहर खड़ी थी, अभी हाल ही कुछ ही महीनों पहले की बात है, बाहर खड़ी थी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस ने कहा कि आइए, बहुत साल हो गए, आपने एक बच्ची को किडनैप किया था ना, आइए आपकी भी हम थोड़ी बहुत खातिरदारी कर दें, क्योंकि आपके दोस्तों को तो फांसी की सजा मिल चुकी है, आप कैसे बच सकते हैं। तो नेपाल एक विदेशी पुलिस के हाथों से बिहार पुलिस उसे उठाती है और लेकर इंसाफ के लिए कानून के दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो इसमें ये जो केस स्टडी है, ये बताने का हमारा ये तो कि जिस तरीके से बिहार में जो रवैया है, जो गांव या जो देहात वाले जो इलाके होते हैं, वहां पुलिस जो उदासीन वाली जो रवैया रखती है किसी केस को या किसी मामले को सुलझाने के लिए, वो तत्परता या इमरजेंसी नहीं दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से एक मेट्रोपॉलिटन या जो शहरों की जो पुलिस होती है, कहीं पर छोटी सी भी अगर हत्या हो जाती है तो उसे सुलझाने के लिए पूरा महकमा खड़ा हो जाता है। लेकिन एक थाने के अंदर, एक गांव में अगर कोई हत्या हो जाती है तो उसे सुलझाने के लिए जो बिहार पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए, वो एक इस तरीके से होती है कि उसी चक्कर में सिर्फ उस एक गलती को छुपाने के लिए कई बड़े बड़े गलतियां वो करती चली जाती है। और मसलन ये होता है कि एक बच्ची को 3 साल एक घर के अंदर बंद रहना पड़ता है, क्योंकि बिहार पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पाई थी। अगर बिहार पुलिस शुरुआती तौर पर ही जो देहात की पुलिस थी, जो गांव की पुलिस थी, अगर ठीक तरीके से जांच कर लेती तो इस मामले को इतना तूल लगता ही नहीं, और बच्ची आज सही सलामत होती, उसकी शायद मां भी बची होती। लेकिन एक एक परिवार के सदस्य को मारा गया। अपराधियों ने तो अपना अपराध किया ही, लेकिन पुलिस की भी उतनी ही ज्यादा इसमें गलती है। तो फिलहाल के लिए इस रिकॉर्डिंग क्राइम में हमारा मकसद ये था कि बिहार पुलिस और जितने भी पुलिस महकमे जो गांव या इस जगह पे रहते हैं जहां उन्हें लगता है कि वही माई बाप हैं, तो माई बाप आप हो, अगर आपको लगता भी है तो उस तरीके से जांच पड़ताल भी कीजिए। अगर जांच पड़ताल में सिर्फ अपराधियों को सजा क्यों हो रही है, जो पुलिस का जो रवैया था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं की और इस मामले को सुलझाने में इतने साल लग गए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन क्राइम तक।